रिटर्न फाइल करते हो जीएसटी का, तो वो रिटर्न कैसे फाइल करता है, कौन-कौन से फॉर्म्स हैं, ठीक है? सिमिलरली केस एटलीस्ट हर कोई इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करते ही करते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न में अभी 2 देयर आर 2 वेज़ जो है, अगर कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है? उसमें 2 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो वो 2 तरीका क्या है, किसमें कितना बचत होगा? तो कभी आपके अंदर वो आया कि चलो आज मैं सीख के अपने पापा का रिटर्न जो है थोड़ा बचा देता हूँ या अपनी फैमिली का रिटर्न बचा देता हूँ। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि पूरे डिटेल्स को आप जानते हो या नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या इस टाइप की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट कभी आता है? ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बिकॉज़ डेफिनिटली आप 10th में हो तभी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाली चीज़ों या जीएसटी रिटर्न फाइल करने की चीज़ें नहीं जान सकते हो, दैट इज़ ऑब्वियस। बट थिंग इज़ दैट डू यू हैव सच इंटरेस्ट और नॉट? ठीक है? जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि अगर आप देखो यहाँ पे एक फ़ोटो है यहाँ पे, कि अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो कुछ एक डिग्रीज़ लेके आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो, ठीक है? फी ओनली प्लानर आप बन सकते हो। यानी कि आपके पास आपने बीकॉम प्लस एमबीए किया, एमकॉम प्लस जो भी पीजीडीएफ, बीएफ किया, इसके बाद क्या कर सकते हो, घर बैठे-बैठे आप अपनी ही एक फर्म जो है ओपन कर सकते हो जिसमें लोगों का फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एनालिस्ट काइंड ऑफ रोल आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? एक जस्ट छोटा-सा हम लोग एग्जांपल लेंगे। आरबीआई का आप सबने नाम सुना होगा, ठीक है? तो आरबीआई कहीं न कहीं रेट को हाइक करती है। अभी आपने सुना होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज़ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है? तो इन्फ्लेशन ऐसा टर्म है जो आप सबने एटलीस्ट अप टू 10 तक पढ़ा तो ज़रूर होगा। बट क्या आपको आपको ये चीज़ दिमाग में आया कि इंटरेस्ट रेट अभी क्या है? पहले क्या था? और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आरबीआई ने क्या एक्शन लिया? और उसके एक्शन से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो सकता है? ठीक है? जस्ट एक छोटा-सा हम लोग एक एनालॉजी लेंगे कि सपोज़ कर लेते हैं ये ब्रेड शॉप है और उस शहर में सपोज़ कर लेते हैं कि 5 घर 3 घर हैं, ठीक है? हर किसी के पास ₹10 का इनकम है, ठीक है? और इसके पास जो टोटल सप्लाई है वो 3 ब्रेड का सप्लाई है, ठीक है? अब क्या हुआ, किसी कारण से इसकी इनकम जो है 20 हो गई, ठीक है? अब ये 20 हो गई तो हो सकता है कि ये 3 के बद 1 के बदले 2 ब्रेड का डिमांड करे, ठीक है? 2 इसकी डिमांड, 1 इसकी डिमांड, 1 इसकी डिमांड, ठीक है? 2 + 1 + 3 = 4। अब 4 का डिमांड है, 3 की रिक्वायरमेंट है। 3 ही फुलफिल कर सकता है बिकॉज़ इस ब्रेड मतलब जो टोटल जो खेती होती है उससे जो ब्रेड बनता है वो 3 पैकेट ही तैयार हो सकता है। पहले केस में 3 डिमांड था, 3 सप्लाई था, देयर वाज़न्ट एनी प्रॉब्लम, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है, 4 का डिमांड है, 3 की सप्लाई है। उस केस में क्या होगा? ये इंसान हो सकता है बोले इसके पास ऑलरेडी ₹20 है, ठीक है? या इसके पास हो सकता है कि ₹30 आ गए, तो हो सकता है कि ब्रेड का रेट थोड़ा-सा बढ़ा के बोले बोले कि 5 का ब्रेड मुझे ₹7 में दे दो, मैं 2 पैकेट लूँगा। तो इसके लिए क्या होगा? ये इसको देने की कोशिश करेगा, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, इसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। बट अगर ये 2 ब्रेड लेगा तो इसमें से कोई एक ए या बी किसी एक को ब्रेड नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन क्या है? अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इकोनॉमी में पैसा बढ़ता है, तो महँगाई बढ़ सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका जो इनकम था, उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका इनकम आप कैसे घटा सकते हो? या तो टैक्स के थ्रू से, आप इसको ज़्यादा टैक्स करोगे तो फिर से इसके पास इनकम कम होगा, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ब्रेड की सप्लाई को बढ़ा दो, 3 के बदले 4 कर दो। ये देखो बहुत ही छोटा-सा मैंने एग्ज़ाम्पल सोचा था, यहाँ पे मुझे कुछ इकोनॉमिक्स से कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाना है, डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन नहीं सिखाना है। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि छोटा-सा चीज़ है, क्या इस टाइप की पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट आता है? जब आप बैंकर बनोगे, आपको इसी टाइप का चीज़ एक नेशनल लेवल पे करना पड़ेगा। जहाँ पे 3 घर नहीं, यहाँ पे 25 करोड़ घर होंगे, ठीक है? वहाँ पे पैसे जो हैं ₹50 फ्लो नहीं करेंगे, कितना लाख करोड़ फ्लो करेगा, और आपको ओवरऑल इकोनॉमी को मैनेज करने वाला चीज़ आपके एज़ अ मैनेजमेंट के तौर पे आपके पास आएगा। क्या इस टाइप का करियर आपको पसंद आता है? अगर इस टाइप का करियर पसंद आता है तो कॉमर्स एज़ अ स्ट्रीम जो है आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये हमने 2 एग्ज़ाम्पल्स देखा, तो जब हमने डिमांड के बारे में देख लिया, अब क्विकली हम लोग जाएँगे कि अगर ये डिमांड है तो कॉमर्स आपको क्या सप्लाई करती है, ठीक है? जस्ट एक बार क्विकली आप देख लो 10 सेकंड्स में, एंड देन फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा-सा, आई थिंक ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी से देखेंगे इसको, ठीक है?
एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि इसमें से एक एक करियर पे एक वेबिनार किया जा सकता है, 1 से 1.5 घंटे का वेबिनार किया जा सकता है, देन ओनली वो क्लैरिटी आ सकता है। बिकॉज आप एज ए इंडिविजुअल आप सबके सब नहीं बन सकते। आप एक ही टाइम पे चार्टेड कंपनी सेक्रेटरी और चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। आपको कोई एक बनना पड़ेगा। बट अगर एक भी बनना है तो आपको पूरा उसका एक ओवरव्यू देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे वेबिनार्स किया है, जिसमें से एक सीए भी है, मास कम्युनिकेशन का है, लॉयर का है, कंप्यूटर साइंस का है, डॉक्टर का है। आपके साथ लिंक शेयर किया गया होगा, जब भी आपको टाइम मिले तो इन सब के बारे में डिटेल में दिया गया है। हम लोगों ने ग्रिजली स्कूल के साथ भी शेयर किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके देखे भी थे। अगर आप उसको मिस किए हो तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वो लिंक यहाँ पे शेयर किया गया आपके साथ। आप देख सकते हो कि क्या है कि आपने सुना होगा, कंपनी सेक्रेटरी का नाम सुना होगा, सीए का नाम सुना होगा, बैंकिंग में करियर सुना होगा। लेकिन अब जो नए करियर्स आ रहे हैं वो फाइनेंशियल एनालिस्ट है, फाइनेंशियल प्लानर है। वाई? बिकॉज क्या हुआ है इंडिया में, अब मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से एक हाई एंड, मतलब काइंड ऑफ हाई इनकम वाली सोसाइटी में, हाई इनकम वाले ग्रुप में जल्दी से इंडिविजुअल्स ट्रांजिट कर रहे हैं। अब जब ऐसे ट्रांजिट होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपको पैसे, हमने पहले ही बताया, आपको पैसे आपको हुनर पे मिलेंगे। तो अगर आप बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ आपने सिर्फ एमबीबीएस किया, एमडी किया, आपने पूरा फोकस बायोलॉजी में दिया है, आपको फाइनेंस का आइडिया नहीं है, तो उतना पैसा जब आएगा तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे? तो यू नीड अ हेल्प। वो हेल्प एज अ फाइनेंशियल प्लानर के तौर पे आप देख सकते हो। वो फाइनेंशियल प्लानर के तौर पे उस डॉक्टर को आप हेल्प दे सकते हो कि उसके जो पूरे साल का, मान लो कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए हैं, उसको आप कैसे, कहाँ पे लगाओगे ताकि एक सिक्योरिटी भी रहे और एक अच्छा रिटर्न भी फाइल करे। तो इस तरह का करियर आपको फाइनेंशियल प्लानर के तौर पे आ सकता है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये सब फील्ड्स क्या है, इमर्जिंग है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बिकॉज आज के टाइम पे हर कोई क्या है, पहले के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। अब क्या है, इकोनॉमी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग सर्विसेज सेक्टर में काम करते हैं। तो सर्विस सेक्टर में काम करेंगे यानी लोगों का इनकम बढ़ेगा। लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोगों को अपने पैसे को सही जगह लगाने का भी मन करेगा। उसी तरह से फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल आ सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल क्या होगा कि सपोज करो कोई कंपनी है, वो पैसा लगाती है, ठीक है। मान लो जो आपने सुना होगा कि अभी जितने यूनिकॉर्न्स हैं, उसमें किसी ने 300 मिलियन यूएस डॉलर उठाया, कोई इतना उठाया, इतना उठाया। तो एनालिस्ट के तौर पे आप क्या देखोगे कि क्या ये कंपनी में 300 मिलियन डॉलर लगाने के लायक है या नहीं है। अगर है तो इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसमें रिस्क क्या है, ये फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जो साइंस में रिसर्च करते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, वही चीज अगर आप कॉमर्स में करोगे, मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में, उसको एनालिस्ट हम लोग कहेंगे, ठीक है। कुछ एक करियर्स को फर्दर आगे 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 चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट एक छोटा सा एक यहाँ पे एग्जांपल फिर से लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सपोज करो, क्या आपको कभी इन सब चीजों में इंटरेस्ट आया है, अपने आप को आज से 10 साल बाद देखते हुए, या फिर अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को, भैया को देखते हुए, कि सपोज करो आपके पापा की इनकम 50,000 रुपीज है पर मंथ, ठीक है, 50,000 रुपीज है पर मंथ। तो आपके दिमाग में आया कि आपके पापा इसको कहाँ कहाँ खर्च करते होंगे, क्या उसको हम कहीं और बेटर जगह पे खर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि पापा आपके रियल स्टेट में खर्च कर रहे हो, या हो सकता है एलआईसी जैसे इंश्योरेंस में खर्च कर रहे हो। तो क्या आपके दिमाग में आया कि नहीं, एलआईसी या रियल स्टेट से ज्यादा बेटर रिटर्न और ज्यादा बेटर ऑप्शन म्यूचुअल फंड हो सकता है। मैं इसकी मतलब मैं क्या हो सकता है क्या नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब क्या टेक्निकली ट्रू है या नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड में हो सकता है, या फिर एलआईसी के बदले उसको ब्रेक करके हम लोग एक टर्म इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्या इन सब चीजों में आपको मजा आता है, ये सब जानने में, ये सब सीखने में, ये सब पढ़ने में? अगर इस टाइप की चीजें हैं तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो। बहुत सारे अभी जो हमने एग्जांपल दिया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, डिग्रीज को भी देख सकते हो, नाम भी देख सकते हो, सेबी रजिस्टर्ड है, और ये सब बेस्ड इन दिल्ली। एक छोटा सा, हर एक क्लाइंट से एक छोटा सा फी लोगे, और उस फी के बिहाफ में, एक फी के बिहाफ में आप क्या करोगे, उसके लिए, उस इंडिविजुअल के लिए, अपने क्लाइंट के लिए आप एक फाइनेंशियल प्लानर बनोगे, ठीक है। तो क्या इस टाइप की चीजों में इंटरेस्ट है? सोचो, अभी टाइम है आपके पास 11th का फाइनल कॉल लेने के लिए। रिजल्ट्स आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो उससे पहले तक आप सोच सकते हो, ठीक है। अगेन जो ट्रेंड है हमारा, जस्ट कॉमन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
कि आपका अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है प्लस किस में इंटरेस्ट है, डेटा में है तो सीए बेस्ट है, अगर मैनेजमेंट में है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे चीजों में, जैसे जब एमबीए आप करोगे तो यहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंस प्लस मनी मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, कंपनी को अपना रिसोर्सेज उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, कंपनी का रिसोर्सेज कहाँ खर्च करना चाहिए आपको, मतलब वो मैन पावर पे खर्च करना चाहिए, मशीन पे खर्च करना चाहिए, मार्केटिंग में खर्च करना चाहिए, इस तरह का मैनेजमेंट में आपको इंटरेस्ट है तो आप इस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिटेल मैनेजमेंट में जा सकते हो। अगर आपको पैसे को, इंडिविजुअल का पैसा, आपका पैसा, एक कंपनी का पैसा, इस इन पैसों को आपको मैनेज करने में इंटरेस्ट लगता है तो आप स्टॉक ब्रोकिंग का नाम मतलब इसमें जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा सकते हो। ठीक है, स्टॉक ब्रोकिंग में बहुत सारा चीज, मतलब अगर आप कभी भी आपके अंदर वो इंटरेस्ट आया है जानने का कि भाई स्मॉल कैप क्या होता है, डेट फंड क्या होता है, लिक्विड फंड क्या होता है, ये सब चीज अगर आप जानने हो या इंटरेस्ट रखते हो तो ये मत सोचो कि वो इंटरेस्ट सिर्फ आपके इंडिविजुअल मैनेजमेंट के लिए है, ये जानो कि उससे एक करियर भी हो सकता है एंड इट इज पॉसिबल। ठीक है, वो है, पॉसिबल नहीं है, वो है, वैसे करियर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग देखेंगे, अब जो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ कुछ देख लिया है, जैसे लीग, अभी हम लोग एक देखेंगे सीएस के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में, जैसे हम लोगों ने फॉरेंसिक साइंस देखा था उसी तरह से फॉरेंसिक अकाउंटिंग होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, कंसल्टेंट कंपनीज होती है, वहां पे क्या होता है, कोई कंपनीज में अगर कुछ गड़बड़ी पाया जाता है कि उसने अपना इनकम को छुपाया है, ठीक है, या फिर कुछ उसने अपने बैलेंस शीट के साथ चेंजेस किया है, उस केस में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी, चाहे वो गवर्नमेंट ओन हो या प्राइवेट कंपनी हो, उसकी फॉरेंसिक अकाउंटिंग करती है, यानी कि एक पूरे डेप्थ में चीजों में, पूरी जो बैलेंस शीट है उसके उसके डेप्थ में जाती है। तो इसमें भी एक करियर है, क्या आपको इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है? अल्टीमेटली करियर्स बहुत हैं, द ओनली थिंग इज दैट whether you know your interest and once you know your interest you know the careers related to that or not. ठीक है, and with this we'll come to the last slide of this commerce section. Again I'll call my friend Sanjeevan to brief you on this, some of the important exams related to commerce. थैंक यू आशीष। तो जैसे हम लोग का पैटर्न है कि थोड़ा सा हम लोग एग्जाम का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं। तो कॉमर्स से रिलेटेड जो एग्जाम्स है इसके जो सब्जेक्ट्स को अगर हम लोग देखते हैं ये काफी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है। तो मैं सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा, मैं जहाँ तक बोलूंगा कि ये एग्जाम किस तरीके का इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ताकि अगर आपको उस तरीके का इंटरेस्ट है, उस तरीके का आप करियर को परस्यू करना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर एग्जाम को आप माइंड में लेके चल सकते हो, आगे उसके लिए प्रिपेयर भी करने का आप प्रयत्न कर सकते हो। तो पहला जो आपको एग्जाम दिख रहा है सीए सीपीटी, ये कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो इंडिया में या फिर अब्रॉड में बहुत सारे फर्म्स आज के डेट में है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो कहीं ना कहीं उनके जो रिकॉर्ड्स है, जो उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा, उनका बुक्स है, ये उन्होंने कितने सही तरीके से मेंटेन किया नहीं किया, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जितना भी गवर्नमेंट्स है वो एक ऑडिटिंग करवाती है। तो वो ऑडिटिंग करने के लिए एक सर्टिफाइड करियर जो आपका सीए का जरूरत होता है, तो उनको इस तरीके का एग्जाम कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पार करना पड़ता है। इसमें बेसिकली अगर देखेंगे तो 6 मॉड्यूल होते हैं और जिसको पार करना पड़ता है, और काफी ये लेंदी प्रोसेस होता है। बट जो एक सर्टिफाइड सीए बन जाता है तो वो कोई भी कंपनी का ऑडिट कर सकता है, और उस ऑडिट के बेसिस में गवर्नमेंट उसका मतलब एक उनका गवर्नमेंट लीगली उनको बाइंड करती है कि हर एक कंपनी को हर एक साल ऑडिटिंग करवाना ही पड़ता है। ये सब इंस्टीट्यूशन का है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो वैसे कमर्शियल इंस्टीट्यूशन हो, किसी तरीके का इंस्टीट्यूशन हो, उनको ऑडिटिंग करवाना पड़ता है, और वो इस एग्जाम के थ्रू आप सर्टिफिकेशन पा सकते हो। जो सेकंड आपके सामने दिख रहा है CSEET बोल के, ये बेसिकली कंपनी सेक्रेटरीज के लिए होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके तहत आप कोई भी कंपनी का जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी अगर बनना चाहते हो तो ये एक एग्जाम आपको मदद करता है। बेसिकली कोई भी कंपनी अपना फाइनेंशियल जितने भी एस्पेक्ट्स है उसके लिए एक बहुत ही एक केपेबल और वेल क्वालिफाइड इंसान को रखते हैं। तो वो
अगर आप करना चाहते हो, ये 3 साल का कोर्स होता है और इसमें भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बिजनेस रिलेटेड होते हैं, लीगल रिलेटेड होते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड होता है एंड फाइनली कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड भी होते हैं। तो अगर आपको कंपनी के लिए काम करना है जिसमें आप कंपनी का बुक कीपिंग, टैक्स रिटर्न, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब चीजों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको CSEET को अपियर करना चाहिए। जो थर्ड एग्जाम आपको दिख रहा है, मैं बहुत ही ब्रीफ में आप लोगों को ये एग्जाम्स के बारे में बता रहा हूँ। जो थर्ड आपको एग्जाम दिख रहा है, ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के लिए एग्जाम है। तो जैसा कि आशीष अपने स्लाइड्स में भी दिखा रहे थे, अपने प्रेजेंटेशन में समझा रहे थे कि अगर कोई स्टॉक ब्रोकर हो या फिर कोई फाइनेंशियल प्लानर हो तो उसके लिए भी एक सर्टिफिकेशन जरूरत होता है। तो इसके लिए अगर जैसे फाइनेंशियल सर्विस हमें देना होता है या कैपिटल मार्केट्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हम लोग कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का एग्जाम हमें क्वालिफाई करना पड़ता है। एंड लास्ट जो एग्जाम आपको दिख रहा है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये जनरली हम लोग कोई भी कंपनी का एक फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए ये एग्जाम देते हैं। जैसे कि हम लोग का फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, कोई भी हम लोग एक प्रोसेस का एनालिसिस करना है, उसका कंट्रोल, डिजाइन, सपोर्ट, इन चीजों के बारे में बात करना है, जहां पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में हम लोग एक कंपनी का डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो तब हमें सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मतलब मैनेजमेंट रिलेटेड हम लोग के काफी सारे डिसीजंस होते हैं, बट वो ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट होता है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट का या CMA का एग्जाम देते हैं। तो ये 4 तरीके के एग्जाम है। इनके जो सब्जेक्ट्स है वो काफी टेक्निकल है जहाँ तक तो ये जैसे जैसे आप 11th-12th में जाओगे तो आपको ये सब्जेक्ट्स के बारे में और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। कुछ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, कुछ अकाउंटिंग लॉ के ऊपर है, कुछ बिजनेस एथिक्स के ऊपर है, कुछ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। तो काफी वेरिएशंस है, बट जैसा आपका इंटरेस्ट है उस तरीके का आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, एम कर सकते हो, एंड देन फाइनली यू कैन अपियर फॉर दी योर इंटरेस्टेड एग्जाम विच विल हेल्प यू pursue your career in long term. So that's it. I mean, Ashish, you can take over if there's anything to add from my side. Okay, thank you. So Rajiv sir, we'll just wrap up in 2 more slides, another 2-3 minutes, and after that we'll take Q&A, and if the students have some questions, we'll take up that. Am I audible, sir? Hello? Yeah, you are audible. You are audible. Okay. So we have already covered all the 3 streams. We'll just so we have almost come to the end of our webinars of today. So this is what we have tried to pitch in again and again, that it is your career ultimately at the end of the day, whether it is today or 5 years down the lane or 10 years down the lane, it will be you only standing alone, and you will be held responsible, whether it is in whether you become successful the way you wanted to become, what you wanted to become, or you, even after 10 years down the lane, you feel that you are totally lost, you don't know what to do. Even in both the cases, it will be you who will be responsible, because parents are doing what they are supposed to do, teachers are doing what they are supposed to do. Suppose you are not meant for science and you have opted for science, and you sit in the science class, definitely teacher is going to teach you physics, chemistry, maths, and bio, whatever that is. So it is not the fault of the teacher, it is not the fault of the parents who are paying your tuition fees, your school fees. Ultimately, it will be your call. So take some time, try to identify who you are, what are your interests. We have already with this webinar, we have what we wanted to put in that that each of the interest has a career. Gone are the days where only engineering, medical, CM, and IS used to be the careers. Today, each of the interests, each of the values you have has a career. Try to identify those careers. Reach us, reach your school. In case you are belong to Grizzly, will be there. Already there are people who will be helping you in taking the right careers for you all. So that is our message, the final message, in case we wanted to share.
So that is all. We have already shared some of the links of webinars that has already been conducted from our side on a similar lines. So you need to attend those webinars, because at this moment you have to select each of the stream, any one of the streams, science, medical, science, arts, or commerce. But then that is not a career. Science is not a career. You have to be very specific. You have to be very specific. If you want to take arts, what is that? Whether it is lawyer or a journalist, or what is that? So we have few webinars conducted. You can visit through those links, attend those webinars. And in case you have any queries over there, you can reach us. So after